सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। बट दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाजार के बारे में, क्योंकि अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो बाजार में हमें वन साइडेड मूव देखने को मिला है। निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस लगभग पिछले एक हफ्ते में 3% अपसाइड हमें देखने को मिली है। अब ये परफॉर्मेंस के पीछे का क्या रीज़न है? काफ़ी सारे जो मार्केट में अनसर्टिनिटीज़ थी, चाहे वॉर से रिलेटेड बात करें या फिर कॉम्पिटिटिव मार्केट से रिलेटेड बात करें, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट होती हुई नजर आई है। इस वजह से बाज़ार की परफॉर्मेंस भी हमें अच्छी देखने को मिली है। बट फिर भी अगर देखा जाए तो बाज़ार में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं इस वन साइडेड जो मूव देखने को मिली थी, इस मूव को वैनिश कर सकती हैं। और वो सारी अनसर्टिनिटीज़ है क्या, उसके बारे में इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। बट उसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी सुन लो, जितने भी कंपनी से रिलेटेड, बाजार से रिलेटेड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे, वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर बाज़ार की बात करें तो देखो दोस्तों, अगर बाज़ार को किसी भी टाइम फ्रेम आप देखोगे, चाहे 1 साल में देखो, 5 साल में देखो, या फिर 1 महीने में देखो, या फिर 1 वीक में देखो, बाज़ार में हर टाइम कोई ना कोई अनसर्टिनिटी बनी रहती है। कोई अनसर्टिनिटी मैसिव रहती है तो उस वजह से बाज़ार वन साइडेड परफॉर्म करता हुआ दिखता है, लाइक नेगेटिव। और कुछ चीज़ें अगर शॉर्ट आउट हो गई, लाइक एक मैसिव अनसर्टिनिटी थी मार्केट में, और उसका हल अगर मार्केट को मिल गया तो मार्केट अच्छी भी परफॉर्मेंस डिलीवर करती है, जो कि पिछले एक हफ्ते में देखने को मिला भी है। बट अब देखें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाज़ार की इस परफॉर्मेंस को वैनिश कर सकती हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे बड़ी अनसर्टिनिटीज़ की, तो वो है ये इंसान। कौन है भाई? डोनाल्ड ट्रंप। अब ये इंसान की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम टैरिफ की बात करेंगे। विदाउट टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप का नाम आपको सुनने को मिल ही नहीं रहा है जब से इनका न्यू टर्म शुरू हुआ है तब से। अब देखो दोस्तों, अभी हाल ही में क्या देखने को मिला कि यूएस और चाइना के बीच में हमें ट्रेड डील साइन होती हुई देखने को मिली। चाइना की तरफ से भी ऑफिशियल हो चुका है और सेम हमें यूएस की तरफ से भी ऑफिशियल होता हुआ देखने को मिल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला है कि ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला था कि अब उनका आखिरी, या फिर बोल सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट जो ट्रेड डील साइन होने वाला है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ साइन होने वाला है। और इसमें काफ़ी सारे जो फुल बैरियर लगे हुए थे उसको ड्रॉप किया जा सकता है। अब इसको समझने की कोशिश करो। देखो, काफ़ी सारी यूएस की कंपनी ऐसी है जो कि इंडिया में आकर अगर बिज़नेस करना चाहे तो कर सकती है, बट काफ़ी सारे रेगुलेशंस उनको फॉलो करना होता है। इतना चीज़ें आसान होती नहीं है, टैक्स वगैरह की भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो ट्रंप यहाँ पर जो ट्रेड पैक्ट साइन कर सकते हैं इंडिया के साथ, उसमें काफ़ी सारे जो इंडिया ने बैरियर लगा रखा था यूएस की कंपनीज़ के ऊपर, हो सकता है कि उसमें कुछ आपको ड्रॉप देखने को मिले, यानी कि छूट देखने को मिले। अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो अभी हमें सुनने को मिल रही है, ये ट्रंप के मुंह से सुनने को मिल रहा है। बट अब हमें रिपोर्ट देखने को मिल रहा है, कुछ देर पहले की ही रिपोर्ट है। इसमें ये मेंशन किया गया है कि इंडिया और यूएस का जो इंटरम ट्रेड डील है वो नियर फिनिश लाइन हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि बोल सकते हैं कंप्लीट के आसपास देखने को मिल रही है। अभी के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो सेंसिटिव सेक्टर है उसका एग्रीमेंट अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट क्लेम कर रही हैं। अब देखो दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा, यहाँ पर जो सेंसिटिव सेक्टर मेंशन किया गया है वो बोल सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, आप बोल सकते हैं। इस पे इंडिया का काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि इस सेक्टर में कोई बाहर के प्लेयर को एंट्री ना मिले। हमारे जो देश के प्लेयर हैं उसको ही फ़ायदा हो, किसान को ही फ़ायदा हो, ना कि किसी बाहर के प्लेयर को। तो देखो, अभी तो जो फाइनल डेडलाइन है वो 9 जुलाई का है, उससे पहले चीज़ें हमें सुनने को मिल जाएंगी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, लाइक जो ट्रेड डील साइन हो रहा है, इसमें अगर कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि इंडिया के फेवर में रहीं तब तो अच्छी बात है। बट अगर चीज़ें कुछ इंडिया के फेवर में अगर नहीं रही तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उस पर एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर भी काफ़ी सारे डेटा देखने को मिल जाएंगे। अभी तो नहीं देखने को मिलेंगे, मतलब पहले डेटा आपको दिख जाएगा, बट अभी तक की अगर हम बात करें तो कोई डेटा अभी उससे रिलेटेड सुनने को नहीं मिलेगा आपको। जब हमें एग्रीमेंट आती हुई देखने को मिलेगी तब वो सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा। और वो सारी चीज़ें अगर अच्छी रहीं तो कहीं ना कहीं एफआईएस, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो इन्फ्लो है हमारे मार्केट में अच्छा ही देखने को मिल सकता है। और वो सारी चीज़ें अगर यूएस को ज़्यादा बेनिफिट दे रही हैं और इंडिया को कम दे रही हैं तो इससे क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पहले की तरह हो सकता है कि मार्केट से पैसा निकालते हुए भी नज़र आ जाए। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऑफिशियल नहीं है, मतलब सभी चीज़ें मैंने आपको डेटा के बेसिस पे बताने की कोशिश की है कि क्या क्या चीज़ें होने के चांसेस हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बट हाँ, इसको गारंटी की तरह लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं कि कैसे मार्केट और डेटा वगैरह
के बिहाफ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस बेसिस पे बाज़ार कैसा रिएक्ट कर सकता है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो हाल ही में इसको लेकर काफ़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिली थी। एक खबर दोस्तों यहाँ पर यह सुनने को मिला था कि जियो ब्लैक रॉक को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है ब्रोकिंग एंड क्लियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का, यानी कि एज ए स्टॉक ब्रोकर अब आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो आपको काम करती हुई देखने को मिलेगी। हाल ही में एक न्यूज़ हमें सुनने को मिला था कि जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड को सेबी ने अप्रूवल दे दिया था एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र काम करने का, और इसकी जो सब्सिडरी है उसको अभी अप्रूवल मिला है एज ए स्टॉक ब्रोकर काम करने का। और दोस्तों ये सारी चीज़ें तो स्टॉक से रिलेटेड हमें देखने को मिली, बट आगे चलकर हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी कुछ बड़ी खबर देखने को मिलेगी, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो जॉइंट वेंचर है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, वो एज ए बोल सकते हैं ऑपरेशंस करने के लिए तैयार है। किस में? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किस बिहाफ पे बोल सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजर, और इसको लेकर भी सेबी की तरफ से हमें ग्रीन लाइट आती हुई देखने को मिली है। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक ऐप काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाला है, जो कि अलादीन है, जिसको रिसेंटली जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर क्या चीज़ें मिलने वाली हैं भाई? तो यहाँ पर मिलने वाली है यूनिक इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स, उसके अलावा जो रिस्क मैनेजमेंट होता है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो तो हमें म्यूचुअल फंड में ऑपरेट करती हुई देखने को मिलेंगी, तो हो सकता है कि स्टॉक ब्रोकिंग का भी आपको आगे चलकर एप्लीकेशन लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से, या फिर हमें यही देखने को मिल सकता है कि अलादीन ही आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म पे वर्क करती हुई देखने को मिलेगी, जैसा कि हमें बाकी के प्लेटफॉर्म भी देखने को मिलते हैं। लाइक ग्रो की बात करें तो वो म्यूचुअल फंड सर्विसेज भी आपको देता है और स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज भी देता है। तो हो सकता है कि यही आपको ऑपरेट दोनों करता हुआ नज़र आ जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों प्लेटफॉर्म के लिए दो डिफरेंट ऐप हमें देखने को मिले। तो अभी के टाइम पे जो चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं उस बिहाफ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करें म्यूचुअल फंड के इंटरेस्ट की, जो कि मई के महीने में अगर देखोगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं है। आप यहाँ पर टोटल नंबर देख सकते हो कितना मेंशन है भाई, तो 42,83,636 इक्विटी शेयर्स। और ये जो नंबर है जो मैंने पढ़ा आपको, ये मई के महीने में म्यूचुअल फंड ने बोल सकते हैं कि बेचा है इससे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और अप्रैल के महीने में अगर डेटा देखोगे तो अच्छी खासी बिकवाली हमें देखने को मिली है म्यूचुअल फंड की तरफ से। और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ नोटिस करना है कि एफआईज जब से ये कंपनी लिस्टेड है तब से लेकर अब तक एवरी क्वार्टर एफआईज ने इस कंपनी से अपने स्टेक को ट्रिम किया है। इसके रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा। और डीआईज ने भी रिसेंटली अपनी स्टेक्स बढ़ाने की कोशिश की है। अब Q4 में देखोगे तो काफ़ी मैसिव जंप हमें देखने को मिला था डीआईएस की तरफ से उनके स्टेक में, बट अगर Q4 के बाद Q1 की बात करें तो पहला मंथ अप्रैल और मई दोनों में बिकवाली देखने को मिल चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि Q1 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें दिखेगा वहाँ पर डीआईएस के होल्डिंग में आपको ड्रॉप देखने को मिल सकती है। और एफआईएस क्यों बेच रही है दोस्त? तो एफआईएस बेसिकली उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है जो कंपनी हाई ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है, और वो इस कंपनी की तरफ से आ नहीं रहा है। तो देखते हैं कि ये जो सारी अप्रूवल्स मिली हैं सेबी की तरफ से, उन सारी चीज़ों के बेसिस पर अगर ये ग्रोथ रिपोर्ट करना शुरू करते हैं अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, तो फिर हो सकता है कि एफआईएस की वापसी हमें देखने को मिल जाए। बट अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप रिसर्च कर लेना, कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब इस कंपनी का भी दोस्तों अगर लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो उसमें एक चीज़ देखने को मिलेगा कि एफआईएस ने पिछले 2 क्वार्टर में बैक टू बैक इस कंपनी में अपने स्टेक्स को ऊपर की ओर बढ़ाया है, यानी कि पुश किया है। और अभी इस कंपनी का जून तक का डेटा हमें देखने को मिल चुका है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न का, जहाँ पर एफआईएस की इंटरेस्ट हमें स्लाइटली अपसाइड ही देखने को मिल रही है। और एफआईएस की स्टेक इस कंपनी में स्लाइटली अपसाइड इसीलिए दिख रही है क्योंकि बीच में इस कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी वीक देखने को मिली थी, बट वापस से देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू ऑन ट्रैक आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अभी रिसेंट रेट कट्स जो हमें देखने को मिले हैं उस वजह से उम्मीद है कि आगे चलकर भी कंपनी के जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें हमें ग्रोथ ही देखने को मिल सकती है। और दोस्तों अभी साथ में देखें कंपनी के पिछले 5 साल के मीडियन पी को और करंट पी को, तो अभी भी ये स्टॉक जो है अपने पिछले 5 साल के मीडियन पी से नीचे ही आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इस कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है कि लो वैल्यूएशन तो कंपनी का ज़रूर है पिछले 5 साल के एवरेज को अगर निकालोगे उसके मुकाबले, बट इस लो वैल्यूएशन के बीच में भी कंपनी के जो ग्रोथ है अगर हम रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो कंसिस्टेंट अच्छी ही हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों अभी रिसेंटली एक डेटा भी हमें देखने को मिला था कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो IPO है और उसका जो वैल्यूएशन है वो क्वाइट कम है अगर हम बजाज फाइनेंस के मुकाबले कंपैरिजन करें या फिर छोला के मुकाबले कंपैरिजन करें। बट एनालिसिस हमने किया था, डेटा को कंपैरिजन किया था कि जो वैल्यूएशन कम है और बजाज फाइनेंस का जो वैल्यूएशन ज़्यादा है वो किस लिए ज़्यादा है, क्योंकि ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी मच बेटर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के हिसाब से अगर हम देखें, अगर कंपनी के NPS के हिसाब से देखें तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे इजीली बजाज फाइनेंस जो है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को बीट करती हुई नजर आती है। तो इस वजह से वैल्यूएशंस बोल सकते हैं कि बजाज फाइनेंस का क्वाइट बेटर है अगर हम एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के मुकाबले कंपैरिजन करें। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो अगर आप बजाज फाइनेंस या फिर इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो। बाकी कोई चीज़ें आपको मैं रिकमेंडेशन के लिए नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। 4 जुलाई को इस कंपनी में स्प्लिट एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा। कंपनी का नाम क्या है भाई, तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज नाम है। 1:2 के रेशियो में रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट दिया था, उसका एडजस्टमेंट हमें 4 जुलाई को देखने को मिलेगा। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।